हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हमने ओजोन प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस देखे थे। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था आपकी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी, और आज का टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है आपकी एग्ज़ाम के लिए। आज हम पढ़ने वाले हैं एलोट्रोप्स ऑफ सल्फर, है ना। एलोट्रोपिक फॉर्म्स क्या होते हैं मैंने आपको पहले भी क्लियर किया था एक वीडियो में, ठीक है। मैं आपको पहले थोड़ा सा इसके एग्जांपल्स दे देता हूँ, ठीक है। एलोट्रोप्स का मतलब ये होता है कि जो एक सब्सटेंस है वो हमारे नेचर में अलग अलग फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। जैसे कि मैंने कार्बन का एक एग्जांपल दिया था एक वीडियो में, मुझे याद नहीं आ रहा है बट दिया जरूर था, है ना। कार्बन के अलग अलग एलोट्रोप्स होते हैं, जैसे कि ग्रेफाइट होता है जो कि पेंसिल की लीड जो होती है ना, ग्रे कलर, ब्लैक ग्रे कलर, उसमें यूज किया जाता है। तो ग्रेफाइट है एक एलोट्रोप। दूसरा है डायमंड, सभी ने नाम सुना ही होगा, है ना। तो डायमंड भी है एक एलोट्रोप, और एक और 3 एलोट्रोप होते हैं। तो तीसरा एलोट्रोप है इसका फुल्लेरिन, बंकमिंस्टर फुल्लेरिन, ठीक है। तो ये 3 एलोट्रोप्स होते हैं कार्बन के। मतलब कि एक सब्सटेंस हमारे नेचर में अलग अलग फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, तो उसे हम कहते हैं एलोट्रोप्स। तो यहाँ पर सल्फर जो है ये भी अलग अलग फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, यानी कि इसके भी एलोट्रोपिक फॉर्म्स बहुत सारे हैं, ठीक है। जैसे कि अल्फा सल्फर, जिसे हम कहते हैं रोम्बिक सल्फर, ठीक है। इसके अलावा बीटा सल्फर होता है जिसे मोनोक्लिनिक सल्फर कहते हैं, प्लास्टिक सल्फर होता है, कोलोइडल सल्फर होता है, ठीक है। तो ये कुछ एलोट्रोपिक फॉर्म्स थी, बट आपकी एनसीईआरटी में सिर्फ 2 एलोट्रोपिक फॉर्म्स पढ़ना है हमें, रोम्बिक सल्फर जिसे अल्फा सल्फर कहते हैं और मोनोक्लिनिक सल्फर जिसे हम बीटा सल्फर कहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ओवरव्यू मिल गया होगा आपको सल्फर के एलोट्रोपिक फॉर्म्स के बारे में। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम। तो 2 टाइप के एलोट्रोपिक फॉर्म्स हमें पढ़ना है सल्फर के। फर्स्ट है रोम्बिक सल्फर जिसे अल्फा सल्फर कहते हैं, और सेकंड है मोनोक्लिनिक सल्फर जिसे बीटा सल्फर भी हम कहते हैं। क्लियर है। अब ये स्टार लगाकर मैंने यहां पर लिखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा। लिखा है द स्टेबल फॉर्म एट रूम टेम्परेचर इज रोम्बिक सल्फर, है ना। रूम टेम्परेचर के ऊपर जो रोम्बिक सल्फर है वो मोस्ट स्टेबल फॉर्म होती है ना। मोनोक्लिनिक फॉर्म जो है, मोनोक्लिनिक जो सल्फर है वो उतना स्टेबल नहीं होता है रूम टेम्परेचर के ऊपर। रोम्बिक सल्फर ज्यादा स्टेबल होता है। आगे क्या लिखा, विच ट्रांसफॉर्म्स टू मोनोक्लिनिक सल्फर व्हेन हीटेड अबाउ 369 केल्विन, ठीक है। देखिए अगर हमारे पास रोम्बिक सल्फर है, रोम्बिक सल्फर को अगर हमने हीट किया अबाउ 369 केल्विन, अबाउ 369 केल्विन हीट किया रोम्बिक सल्फर को, तो हमें क्या मिल जाएगा, ये जो रोम्बिक सल्फर है ये किस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, मोनोक्लिनिक सल्फर में, है ना। मोनोक्लिनिक सल्फर में कन्वर्ट हो जाएगा, सल्फर SU आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो रोम्बिक सल्फर मोनोक्लिनिक सल्फर में कन्वर्ट हो जाएगा जब हम इसको हीट करेंगे अबाउ 369 केल्विन के ऊपर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात थी, याद रखिएगा। रूम टेम्परेचर के ऊपर रूम टेम्परेचर के ऊपर रोम्बिक सल्फर जो होता है वो स्टेबल होता है। चलिए अब क्या लिखा है, रोम्बिक सल्फर, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इसे हम कैसे फॉर्म करते हैं ये यहां पर लिखा है, ठीक। तो लिखा है दिस एलोट्रोप इज येलो इन कलर एंड मेल्टिंग पॉइंट 385.8 केल्विन, ठीक है। येलो होता है कलर में, इसको येलो रोम्बिक सल्फर भी कहते हैं बिकॉज इसका कलर क्या होता है, येलो होता है, ठीक है। तो येलो होता है कलर में और मेल्टिंग पॉइंट होता है 385.8 केल्विन। चलिए नेक्स्ट लिखा है अल्फा सल्फर क्रिस्टल्स आर फॉर्म्ड ऑन इवेपोरेटिंग द सॉल्यूशन ऑफ रोल सल्फर इन CS2, है ना। अब देखिए जो रोल सल्फर होता है ये क्या चीज होती है, जैसे कि आपने चौक देखे होंगे अलग अलग कलर के, है ना। चौक स्टिक्स, येलो कलर की, ग्रीन कलर की, है ना। व्हाइट तो सभी ने देखी ही होगी, ठीक है। रेड कलर की, पिंक कलर की। तो जो येलो स्टिक होती है ना, मतलब चौक स्टिक होती है, तो इसी तरह से यहाँ पर भी स्टिक होती है, रोल सल्फर कहते हैं उसको। तो रोल सल्फर को जब हम CS2 के अंदर मिलाएंगे, इसका सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे और फिर इसको इवेपोरेट करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, अल्फा सल्फर के क्रिस्टल्स मिलेंगे, ठीक है। अल्फा सल्फर के क्रिस्टल हमें कब मिलेंगे, जब रोल सल्फर को हम CS2 के अंदर, कार्बन डाइसल्फाइड के अंदर
सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे, रोल सल्फर को CS2 के अंदर डाल देंगे, है ना, सोल्यूबल हो जाएगा, ठीक। तो उससे हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। उस सॉल्यूशन को हम इवेपोरेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सल्फर, अल्फा सल्फर के क्रिस्टल्स मिलेंगे। तो ये प्रिपरेशन मेथड समझ लीजिए, है ना, अल्फा सल्फर की। चलिए नेक्स्ट लिखा है, इट इज इनसोल्यूबल इन वाटर, ठीक है, वाटर में इनसोल्यूबल होता है, वाटर में घुलता नहीं है, बट डिसॉल्व्स टू सम एक्सटेंट इन बेंजीन, अल्कोहल एंड ईथर, है ना। यानी कि जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं उनमें कुछ हद तक, लिखा है सम एक्सटेंट, कुछ मात्रा में ये डिसॉल्व हो जाता है ना, कुछ मात्रा में बेंजीन में, अल्कोहल में, ईथर्स में ये डिसॉल्व हो जाता है। यानी कि जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं उनमें ये डिसॉल्व हो जाता है, बट वाटर में पूरी तरह से इनसोल्यूबल रहेगा, घुलेगा नहीं। चलिए नेक्स्ट लिखा है सॉरी, इट इज रेडिली सोल्यूबल इन CS2, है ना, कार्बन डाइसल्फाइड में अच्छी तरह से घुल जाता है। और यहाँ पर प्रिपरेशन मेथड में भी आया था ये, है ना, कि जो अल्फा सल्फर है उसको हम प्रिपेयर करते हैं तो कैसे करते हैं, रोल सल्फर जो होता है उसको CS2 के अंदर हम डिसॉल्व कर देते हैं, सोल्यूशन प्रिपेयर हो जाता है, फिर उसको इवेपोरेट करते हैं तो हमें अल्फा सल्फर के क्रिस्टल्स मिलते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी, प्रिपरेशंस थी, है ना, रोम्बिक सल्फर की। अब हम बात करने वाले हैं मोनोक्लिनिक सल्फर यानी कि बीटा सल्फर की, ठीक है। चलिए गाइस, रोम्बिक सल्फर हमने देख लिया था, अल्फा सल्फर हमने देख लिया था, अब हम देखते हैं मोनोक्लिनिक सल्फर, और इसे बीटा सल्फर भी हम कहते हैं। चलिए, तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज और प्रिपरेशन मेथड हम देखते हैं। फर्स्ट लिखा है, इट इज कलरलेस विथ निडल शेप्ड क्रिस्टल्स एंड मेल्टिंग पॉइंट 393 केल्विन, है ना, इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 393 केल्विन, और कलरलेस होता है, और नीडल शेप्ड क्रिस्टल्स होते हैं इसके, है ना, सुई जैसे, कांटे जैसे, ठीक है। तो सुई जैसे, नीडल जैसे इसके क्रिस्टल्स होते हैं, कलरलेस होता है, और मेल्टिंग पॉइंट होता है 393 केल्विन। चलिए नेक्स्ट लिखा है, नेक्स्ट है इसकी प्रिपरेशन। तो इसमें लिखा है, इट इज प्रिपेयर्ड बाय मेल्टिंग रोम्बिक सल्फर एंड कूलिंग टिल क्रस्ट इज फॉर्म्ड, है ना। इसको रोम्बिक सल्फर को मेल्ट करके और फिर कूल करके इसके क्रिस्टल हमें मिलते हैं, है ना। जहां तक इसके क्रस्ट ना बन जाए वहां तक इसको ठंडा करना है ना। सबसे पहले एक चाइना डिश में रोम्बिक सल्फर लेना है, उस रोम्बिक सल्फर को मेल्ट करना है, मेल्ट करने के बाद में इसको ठंडा करना है, और कहां तक ठंडा करना है, जब तक इसकी क्रस्ट ना बन जाए, क्रस्ट का फॉर्मेशन ना हो जाए, है ना। अब क्रस्ट का मतलब क्या, जैसे कि आपने हॉलीवुड मूवीज वगैरह में भी देखा होगा, बॉलीवुड में भी बताते हैं, जैसे कि जो ठंडे इलाके होते हैं, है ना, वहां पर ऊपर क्या होती है, बर्फ जमी हुई रहती है ना, बर्फ की चट्टानें रहती है बड़ी बड़ी, और नीचे अंदर क्या होता है, पानी भरा हुआ रहता है, ठीक है। ऊपर बर्फ रहता है और नीचे पानी रहता है, ठीक है। तो यहां पर भी जो क्रस्ट है उसका फॉर्मेशन हो जाए वहां तक इसको ठंडा करना है। अब क्रस्ट बनने के बाद में 2 होल्स करते हैं उस क्रस्ट के अंदर, है ना। क्रस्ट जो होती है वो सॉलिड फॉर्म में आ जाती है, जैसे कि बर्फ सॉलिड स्टेट में रहता है ना। तो क्रस्ट जो है वो सॉलिड फॉर्म में आ जाती है, उसके बाद में उसमें 2 होल्स करते हैं और जो अंदर का लिक्विड है उसको बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। और फिर जो क्रस्ट बचती है उससे हमें निडल शेप्ड के जो कलरलेस क्रिस्टल्स हैं वो मिलते हैं, ठीक है। तो यही लिखा है आगे, देखिए क्या लिखा है, 2 होल्स आर मेड इन द क्रस्ट, है ना, जैसे कि मैंने आपको बताया 2 होल्स करते हैं क्रस्ट के अंदर, एंड द रिमेनिंग लिक्विड पोर्ड आउट, है ना, और जो बचा हुआ लिक्विड होता है उस क्रस्ट के नीचे उसको हम बाहर कर देते हैं, लिखा है पोर्ड आउट, बाहर कर देते हैं। ऑन रिमूविंग द क्रस्ट कलरलेस निडल शेप्ड क्रिस्टल्स ऑफ बीटा सल्फर आर फॉर्म्ड, है ना। जैसे ही उस क्रस्ट को रिमूव करते हैं हम, तो फिर हमें निडल शेप्ड के क्रिस्टल्स मिलते हैं, कलरलेस क्रिस्टल्स मिलते हैं बीटा सल्फर के। तो ये प्रिपरेशन मेथड थी बीटा सल्फर की। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, इट इज सोल्यूबल इन CS2, कार्बन डाइसल्फाइड के अंदर सोल्यूबल होता है ये। नेक्स्ट है, इट इज स्टेबल अबव 369 केल्विन, है ना। ये 369 केल्विन से ऊपर टेम्परेचर जब होता है तो यहां पर ये स्टेबल होता है। अब जो रोम्बिक सल्फर है, येलो रोम्बिक सल्फर है, अल्फा सल्फर है, वो 369 से नीचे जब टेम्परेचर रहता है, 369 केल्विन से नीचे रहेगा तो रोम्बिक सल्फर स्टेबल रहेगा, और 369 केल्विन से ज्यादा टेम्परेचर रहेगा तो
मोनोक्लिनिक सल्फर जो है ये स्टेबल रहेगा। ठीक है, तो यहां पर एक चीज मैं लिख रहा हूं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अल्फा सल्फर यहां पर है बीटा सल्फर। अब यहां पर बिलो 369 केल्विन ये क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा। बिलो 369 केल्विन अल्फा सल्फर स्टेबल, अबव 369 केल्विन बीटा सल्फर जो है ये स्टेबल रहेगा। बीटा सल्फर अबव 369 केल्विन स्टेबल रहेगा और अल्फा सल्फर बिलो 369 केल्विन स्टेबल रहेगा। मतलब कि ये इंटर कन्वर्जिबल हो जाएंगे अगर टेम्परेचर कम कर दिया या बढ़ा दिया। अब बात आती है कि एट 369 केल्विन क्या होगा, एट 369 केल्विन क्या होगा। तो 369 केल्विन के ऊपर बोथ फॉर्म एग्जिस्ट करेगी, बोथ फॉर्म्स आर स्टेबल, बोथ फॉर्म स्टेबल रहेगी, है ना। 369 केल्विन से नीचे अल्फा सल्फर स्टेबल रहेगा और 369 केल्विन के ऊपर बीटा सल्फर स्टेबल रहेगा। और 369 केल्विन की ही बात की जाए कि 369 केल्विन पर कौन से फॉर्म्स स्टेबल रहेंगे, तो यहां पर बोथ फॉर्म्स स्टेबल रहने वाले हैं। अल्फा सल्फर भी स्टेबल रहेगा 369 केल्विन पे, बीटा सल्फर भी 369 केल्विन पे स्टेबल रहेगा। तो ये जो टेम्परेचर है 369 केल्विन जो टेम्परेचर है, इसी को क्या कहते हैं, ट्रांजिशन टेम्परेचर, ट्रांजिशन टेम्परेचर। ठीक है, ट्रांजिशन टेम्परेचर 369 केल्विन होता है। क्यों? क्योंकि यहां पर बोथ फॉर्म्स आर स्टेबल, दोनों ही फॉर्म्स स्टेबल होती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात थी, मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दिया है। अब यहां पर दो फॉर्म है, एक है S6 फॉर्म और एक है S8 फॉर्म। ठीक है, तो S8 फॉर्म में जो रोम्बिक सल्फर है वो क्राउन शेप्ड में रहता है। क्राउन यानी कि जो राजा का ताज होता है ना, तो उसके जैसा क्राउन शेप्ड होता है S8 फॉर्म में। आप देख लीजिएगा, NCERT में भी है। ठीक है, बॉन्ड लेंथ 204 पिकोमीटर है, बॉन्ड एंगल 107 डिग्री। यहाँ पर S6 फॉर्म जो है वो चेयर फॉर्म होती है और S8 फॉर्म क्राउन फॉर्म होती है। ठीक है, क्राउन शेप होती है और ये चेयर शेप होती है। ठीक है, तो यहाँ पर बॉन्ड एंगल जो है वो 102.2 डिग्री है और जो बॉन्ड लेंथ है वो 205.7 पिकोमीटर है। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी, प्रिपरेशन थी मोनोक्लिनिक सल्फर या बीटा सल्फर की। आई होप आप बहुत ही अच्छी तरीके से दोनों ही सल्फर क्लियर कर पाए होंगे।